हेलो फ्रेंड्स, मैं रतन लाल एजुकेशन रिवोल्यूशन डांड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था गुलाम वंश के बारे में, और गुलाम वंश कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद नेक्स्ट वंश आता है दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश। और खिलजी वंश की बात करें अगर, दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा टाइम पीरियड जिस वंश का है वो खिलजी वंश है। 1290 से लेकर 1320 तक। खिलजी वंश के संस्थापक की बात करें, खिलजी वंश का संस्थापक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल एग्जाम था एफसीआई का, कल वाले पेपर में आया भी था क्वेश्चन ये, खिलजी वंश का संस्थापक किसे कहा गया है। तो ऑप्शन में था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। 1290 से लेकर 1296 तक। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें, सबसे उम्र दराज, अगर दिल्ली सल्तनत में बात करें, सबसे उम्र दराज शासक जो दिल्ली सल्तनत का था वो भी कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। 70 साल की उम्र में, 70 वर्ष की आयु में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की बात करें अगर, इसकी शुरू से नज़र थी अपने दक्षिण भारत की तरफ। अभी तक दिल्ली सल्तनत में कोई ऐसा सुल्तान नहीं था जिसने दक्षिण भारत की तरफ देखा हो। इसका इतना महत्वाकांक्षी शासक था ये कि इसको दक्षिण भारत में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, उत्सुक था वहाँ के जानने के लिए। क्योंकि दक्षिण भारत में देखोगे अगर, दक्षिण भारत में जाने का मतलब क्या था भाई, उसके लिए व्यापार के रास्ते बहुत सारे खुलेंगे, नीचे तक समुद्री रास्ते मिलेंगे उसको। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इसने अपना भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, अपना भतीजा बोलो या इसका दामाद बोलो, दोनों एक ही बात है। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम शहाबुद्दीन खिलजी था, इसका सगा भाई था वो। और अलाउद्दीन खिलजी जब छोटा था तब इसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। तो इसीलिए जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने, देखो इनमें ये मत समझना कि इसका भतीजा भी था और दामाद भी कैसे बना, इनमें करते हैं ऐसा, अलग अलग धर्म की अलग अलग मान्यता है, ये नहीं कह सकते हम। तो इसका भतीजा भी था, दामाद भी था अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने दक्षिण भारत अभियान के लिए किसको भेजा था विजय करने के लिए? अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी, अगर आज महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में जगह एक देवगिरी या दौलताबाद। देखो इंडिया मैप अगर साथ में रखोगे बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा पढ़ते हुए और अच्छा भी लगता है। औरंगाबाद के नज़दीक जगह है एक दौलताबाद या देवगिरी। तो देवगिरी जीत के अभियान से जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। और यहाँ से जो कि उस टाइम देवता या दौलताबाद या देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव, रामचंद्र देव ये शासक था उस टाइम दौलताबाद का। तो दौलताबाद से अलाउद्दीन खिलजी विजय हुआ और उसको बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात काफ़ी सारे मिले थे। और उनको यानी कि उस विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को इतना सा अपार संपत्ति प्राप्त हुई थी जिसको लेकर ये वापस आ रहा था। और इस बात की खबर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को भी लग चुकी थी कि अलाउद्दीन खिलजी को अपार संपत्ति प्राप्त हुई है। अलाउद्दीन खिलजी के मन में लालच आ चुका था, भाई कह रहा अब तो मेरा चाचा बूढ़ा हो चुका है, ये क्या करेगा इतनी दौलत का। तो उसने कुछ दौलत को छुपा लिया था अपने चाचा से। और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी उधर दिल्ली से निकल चुका था, इधर से अलाउद्दीन खिलजी आ रहा था। देखो ये दिल्ली से निकल चुका था, ये आ रहा था। और रास्ते में ही ये इतिहासकार, बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो कि महत्वाकांक्षी शासक था, आगे पढ़ेंगे भी उसके बारे में, क्योंकि दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी ही आएगा दिल्ली सल्तनत का 1296 से लेकर 1316 तक। और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में, और एक तो ये दयालु प्रवृत्ति का शासक था, जो संस्थापक था खिलजी वंश का, सबसे ज़्यादा उम्र का शासक था। इसने हिंदुओं के प्रति भी दयालुता रखी, अमीरों को भी अपने साथ रखने की कोशिश की, सारे दयालु वाले काम करता था। और जबकि अलाउद्दीन इसका अपोजिट था। अगर अलाउद्दीन की बात करें तो रास्ते में जैसे ही जलालुद्दीन मिला इसको, अलाउद्दीन खिलजी को, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको ही मरवा दिया। और खुद कौन बनेगा सुल्तान अब? अलाउद्दीन खिलजी। सबसे महत्वपूर्ण शासक दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी।
जिसने पूरी दिल्ली सल्तनत को दिल्ली से लेकर मदुरई तक यानी कि तमिलनाडु तक, मदुरई तक पूरा बढ़ा दिया इसको, भारत को। दिल्ली सल्तनत में अगर देखेंगे सबसे कामयाब शासक अलाउद्दीन खिलजी को मान सकते हैं हम। और इतना महत्वाकांक्षी था, इसने खुद को उपाधि दी, अपने आप को द्वितीय सिकंदर बोला। अगर मुस्लिम भाषा में, उर्दू भाषा में बात करें तो द्वितीय सिकंदर, सिकंदर ए सानी, दोनों इसके नाम है, सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर। दिल्ली सल्तनत में खुद ने किसको बोला? ऑब्जेक्टिव टाइप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का द्वितीय सिकंदर किसको बोला गया है? अलाउद्दीन खिलजी। इसने खुद को ही बोला था एक तरह से, अलाउद्दीन खिलजी ने, सिकंदर सानी, द्वितीय सिकंदर। और सबसे पहले आते ही सुल्तान बन गए ये, अपने आप को घोषित कर लिया। विद्रोह होना लाजमी थे क्योंकि धोखे से इसने अपने चाचा को मरवा दिया था 1296 में। और 1296 में राजगद्दी पर कौन बैठ गया? अलाउद्दीन खिलजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी। इतने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं इसमें से, प्री की बात करें या मेन की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर पेपर में क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी से आता ही आता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में राजगद्दी पर बैठा, 1316 तक यानी कि 20 साल। एक तरह से खिलजी वंश में देखें, दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा सा टाइम पीरियड किस सल्तनत का रहा है? दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का, 1290 से 1320। और जिसमें 20 साल, देखो 30 साल रहा टोटल ये, जिसमें से 20 साल तो अकेले अलाउद्दीन खिलजी रहा है। समझ रहे हो इस चीज को? यानी कि कौन आएगा मेन शासक अब? अलाउद्दीन खिलजी। और क्या नाम दिया उसने? द्वितीय सिकंदर अपने आप को बोला, सिकंदर सानी। आते ही इसने 4 अध्यादेश जारी किए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आते ही 4 अध्यादेश जारी किसने किए? इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। सबसे पहला, भोजों और उत्सवों पर प्रतिबंध। दूसरा, मंगोलों को क्या कर दिया? 2000 मंगोलों को मजबूर कर दिया, इस्लाम कबूल करवाया। यानी कि मंगोलों से इस्लाम कबूल करवाने वाला कौन सा शासक था? अलाउद्दीन खिलजी। भोज और उत्सव सब पर प्रतिबंध कर दिया, शराब पर प्रतिबंध कर दिया और गुप्तचर प्रणाली स्टार्ट की। इसका क्या मानना था? भोज और उत्सव, भाई भोज और उत्सव में अमीर लोग इकट्ठे होते हैं और वही विद्रोह करते हैं। इसलिए सबसे पहले इसने क्या किया? भाई भोज नहीं, कोई भी इकट्ठे नहीं होंगे लोग, कोई भी फंक्शन करेगा ज़्यादा मात्रा में लोगों को नहीं बुलाएगा। शराब पर प्रतिबंध कर दिया क्योंकि अमीर लोग क्या करते थे? शराब पीते पीते ही विद्रोह करते थे। पीते पीते विद्रोह का मतलब ये मतलब समझना, भी पीने के बाद ही विद्रोह करेंगे वो, भाई नशे में विद्रोह करेंगे। भी शराब पीने का एक बहाना था। अमीर लोग इकट्ठे होते थे ज़्यादा से ज़्यादा और वो बातचीत करते करते बताते थे भी ये राज्य की ये कमी है या इस सरकार में ये कमियां हैं। तो इसलिए क्या कर दिया इसने? सबसे पहले उन पर प्रतिबंध कर दिया, गुप्तचर प्रणाली स्थापित कर दी दोबारा। देखो, एक तो तुर्कान चिहालगानी गुप्तचर प्रणाली थी, किसने प्रारंभ की थी? ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया पहले, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो इसका आंसर। जो मैं पूछता हूँ क्वेश्चन वो देख लिया करो एक बार, वो आते हैं पेपर में। और उसको बलबन ने खत्म कर दिया था और अब दोबारा फिर किसने स्टार्ट किया इसको? गुप्तचर प्रणाली, अलाउद्दीन खिलजी। दोबारा आते ही क्या करेगा? ये गुप्तचर प्रणाली की स्थापना कर देगा। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके स्थापत्य कला की बात करें अगर, अलाई दरवाजा इसने बनवाया। अलाई दरवाजा, हौज खास, सीरी फोर्ट, जमात खाना मस्जिद, ये भी सारे किसने बनवाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका एक शासक था नुसरत खां। गुजरात अभियान के दौरान की बात करें अगर, गुजरात अभियान के लिए किसको भेजा था? नुसरत खां। और नुसरत खां ने गुजरात विजय के दौरान एक मलिक काफूर नाम का आदमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मलिक काफूर, एक व्यक्ति को मिला मलिक काफूर। गुजरात अभियान के दौरान उस टाइम सेनापति था नुसरत खां उस समय का। तो इसको एक आदमी मिला मलिक काफूर, जिसको 1000 में खरीदा गया और इसको 1000 दिनारी भी बोला गया है। देखो मलिक काफूर को क्यों कह रहा हूँ मैं इम्पोर्टेंट, क्योंकि पूरे दक्षिण भारत विजय के दौरान, अगर दक्षिण भारत को कौन विजय करेगा? सारे मलिक काफूर सेनापति बना के भेजेगा अलाउद्दीन खिलजी, भाई यहाँ जा
और सारे दक्षिण भारत को कहाँ तक, एक तरह से पहले देवगिरी, दौलताबाद हो गया, उधर वारंगल, मदुरई, ये सारा दक्षिण भारत में विजय कौन करेगा, मलिक काफूर। और इसी जगह एक तेलंगाना में जगह है वारंगल, जहाँ का राजा था राजा प्रताप रुद्रदेव। वारंगल के पास एक जगह है जहाँ से हमारा निकला था कोहिनूर हीरा, तो कोहिनूर हीरा भी जीत के कौन लाएगा, मलिक काफूर, दक्षिण भारत विजय के दौरान। और मलिक काफूर कोहिनूर हीरा जीत के किसको देगा दोबारा, अलाउद्दीन खिलजी को। इस तरह वारंगल से यानी कि तेलंगाना से, आज के समय में तेलंगाना और उस टाइम में पुराना वारंगल, वारंगल का राजा था राजा रुद्रदेव प्रताप। रुद्रदेव प्रताप से मलिक काफूर को क्या मिला, हीरा मिला, कोहिनूर हीरा, जो कहाँ चला गया, अलाउद्दीन खिलजी यानी कि दिल्ली में एक तरह से। तो कोहिनूर हीरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ से मिला था, राजा रुद्रदेव प्रताप राजा था वारंगल से, और वारंगल से अब कहाँ चला गया, वो किसके समय में गया दिल्ली सल्तनत का, ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसको कोहिनूर हीरा सबसे पहले मिला, अलाउद्दीन खिलजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप में इतनी बार पेपर में क्वेश्चन आता है। और अलाउद्दीन खिलजी, अगर इसकी बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के करों की बात करें, अगर कर इसने सबसे ज्यादा, देखो इसने सैनिकों को नगद वेतन देना स्टार्ट किया। सबसे पहले ये देखना, सैनिकों को नगद वेतन सैनिकों को, अगर नगद वेतन देगा कोई भी, उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी, और पैसा कहाँ से आता है, सरकार के पास, यानी कि राजा सल्तनत बोल दो, सरकार बोल दो, आज के टाइम की एक ही बात है। किससे आएगा पैसा, टैक्स से, कर से। तो इसने कर लगाए सबसे पहले। कर सबसे पहला कौन सा कर, जजिया, जकात, जजिया जकात के बारे में पता, जजिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, जजिया कर किस पे लगाते थे। तो क्या था ये जजिया कर, एक प्रोटेक्शन कर था, सुरक्षात्मक कर, जो किस पे, गैर मुस्लिमों पे लगता था जजिया। गैर मुस्लिम किन को छोड़कर लगता था, ब्राह्मणों को छोड़कर, बच्चों पर नहीं था, महिलाओं पर नहीं था, और ब्राह्मणों पर नहीं था, और विकलांगों पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में आता है, बच्चों पर नहीं था, महिलाओं पर, विकलांगों पर, ब्राह्मणों पर, और कौन रहेगा इसमें पांचवा, देखो जजिया किस किस पर, बच्चों, महिलाएं, ब्राह्मण, विकलांग और गरीबों पर, इन पे नहीं था जजिया कर। बाकी सब पे क्या लगता था, जजिया कर लगा देते थे, प्रोटेक्शन कर। और गैर मुस्लिमों पे कौन सा था प्रोटेक्शन, जकात। जकात किस पे लगता था, मुस्लिमों पे। इसी में खुम्स किस पर था, सैनिकों पर, सैनिकों पर कर, ये सैनिकों पर कर था। और खराज, एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खराज किस पर था, मुस्लिमों पर भूमि कर। ये क्या था, मुस्लिमों पर भूमि कर। खराज मुस्लिमों पर भूमि कर, जो कि बढ़ाकर कितना कर दिया था, सबसे पहले देखो जितने भी आएंगे दिल्ली सल्तनत में वो करते थे हर एक कर का 1/3, लेकिन इसने क्या कर दिया, उसको बढ़ाकर 50%। 50 मतलब हाफ, आधा। जितना भी अनाज होगा किसी भूमि पर, वो आधा किसका होगा, राजा का, यानी कि राज्य का, और आधा किसको होगा, जो भूमि पर अनाज उगाएगा। इसी तरह इसने 2 नए कर लगा दिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नए कर, चरी धरी, ये था चराई कर, जो भी पशुओं को चराने लेके जाएगा खेत में उस पे भी क्या लगेगा, कर। और धरी मतलब मकान कर। 2 नए कर किसने लगाए दिल्ली सल्तनत में, अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत में नए कर लगाने वाला शासक कौन सा था, अलाउद्दीन खिलजी। देखो कितने कर हो गए, जजिया, जकात, खुम्स, खराज और चरी धरी। अगर इसकी बात करें, खराज, एक शब्द आया था मुस्त खराज, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया कर है भाई, ऐसा कौन सा कर है, भूमि कर, जिसको लेने वाले को क्या बोला जाता था, एक पोस्ट बनाई इसने अलग से, उस कर को इकट्ठा करने वाले को क्या बोला गया, मुस्त खराज। खराज किस पर है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों पर भूमि कर।
भूमि कर लगा दिया था इसने, भाई मुस्लिमों को क्या देना पड़ेगा, भूमि कर देना पड़ेगा 50%। और इसने क्या किया था, निजामुद्दीन औलिया, सुना हो अगर किसी ने, निजामुद्दीन औलिया धार्मिक गुरु था उस टाइम का। तो इसने जो भी देखो दान दी गई भूमि और दान में दी गई भूमि और इक्ता प्रथा, अगर सुनी हो किसी ने, इक्ता प्रथा में क्या था, सैनिकों को जितनी भूमि दी गई थी, पहले क्या था, सैनिकों पर नगद वेतन किसने लगाया, अलाउद्दीन खिलजी ने देना स्टार्ट किया। लेकिन उससे पहले सैनिकों को क्या दिया जाता था, इक्ता प्रथा के अनुसार भूमि दी जाती थी। तो जितनी भी भूमि थी, और दान में भूमि कहाँ देंगे हम, मंदिरों में, मस्जिदों में, ये सारी भूमि को क्या कर दिया इसने, खत्म कर दिया। भी जो दान में दी गई भूमि है वो सारी भूमि किसकी होगी, वो अब राज्य की होगी, इसने वो भी खत्म कर दिया। इक्ता प्रथा के अनुसार जितनी भी भूमि दी गई है वो भी किसकी होगी, राज्य की, और दान में दी गई भूमि भी राज्य की। इसी में निजामुद्दीन औलिया के पास चला गया था एक बार ये, और उसके पास जाकर क्या बोला, भी जितनी भूमि है ये हमारी होगी अब राज्य की। भी देखो हमने एक नया नोटिस निकाला है, भी जो भी दान में दी गई भूमि है वो राज्य की होगी। तो निजामुद्दीन औलिया ने बोला था, भाई मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, अगर एक दरवाजे से तो आएगा ना, मैं तो 9 में से निकल जाऊंगा। तो लोगों ने इसको समझाया, भाई धार्मिक मामला है, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ ना करो तो ठीक रहोगे। तो इसने क्या कर दिया, निजामुद्दीन औलिया या धार्मिक चीज़ों में जो जगह दी गई थी उसमें ज़्यादा इसने इंटरफेयर नहीं किया। तो ये समझ में आ गया सारा कुछ, भाई इसने कैसे कैसे कौन कौन सी उपाधियाँ ली हैं, किन किन पर प्रतिबंध लगाया, अध्यादेश जारी किए, और इसके जितने भी टैक्स थे या कर थे किस तरह से कर इसने लिए गए हैं। और इसके बाद इसकी सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज के टाइम में पूछी गई है वो है मंडी व्यवस्था। जो मंडी माप तोल की व्यवस्था, जमीन माप तोल की व्यवस्था, ये सब में सुधार करने की कोशिश किसने की है, अलाउद्दीन खिलजी ने। जो आज सुनते हो मंडी सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में किसने प्रारंभ की, अपने देश में किसने स्टार्ट की मंडी, तो अलाउद्दीन खिलजी। उसका श्रेय भी किसको जाता है हमारे इतिहास में, अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। और मंडी में जो भी उसकी मंडी की देखरेख करेगा, एक शब्द दिया था इसने, साहना। मंडी के उच्च अधिकारी को, जैसे इंस्पेक्टर बोलते हैं ना, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर FCI का, ऐसे तो इसी तरह इसमें क्या दिया था उसने, मंडी में साहना। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतना सारा कुछ है। और इसी में अलाउद्दीन खिलजी ने, अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, महत्वाकांक्षी था। सबसे पहले आक्रमण किया इसने रणथंबोर, पहला मुस्लिम जीतने वाला किला कौन था, रणथंबोर को अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद चित्तौड़गढ़, पद्मावत मूवी देखी भी होगी सबने, चित्तौड़गढ़ की रानी थी पद्मावत और राजा था रतन सिंह। रतन सिंह की वाइफ थी, पत्नी थी एक तरह से। तो अलाउद्दीन खिलजी को उसको सिर्फ देखने की लालसा थी। फिल्म में पता नहीं कैसे दिखाया गया है, लेकिन उसमें इतिहास में देखें तो इसकी पत्नी थी रतन सिंह की रानी पद्मावत रानी। और वो सारी की सारी क्या हो गया था, देखो जौहर व्रत। इसके साथ एक कवि था, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो। अगर इसके कवि की बात करें, अमीर खुसरो, तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके राज दरबार में था, अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबार में। तो चित्तौड़गढ़ के पास जब यह आक्रमण करने गया अलाउद्दीन खिलजी, उसको लालसा थी पद्मावत के बारे में, इसने काफ़ी सुना था। जायसी की एक पुस्तक है, तो उसमें से इसने पढ़ा था पद्मावत के बारे में या सुना था। मोहम्मद जायसी की बुक है, वो भी लिख सकते हो, मोहम्मद जायसी। तो अमीर खुसरो कवि था जो, तो इसने देखा भी जो भी सैनिक सेना में, यानी कि चित्तौड़गढ़ का सैनिक जो भी सेना में शहीद होता है, तो उसकी वाइफ क्या करती है, जौहर व्रत। उसने सुना एक शब्द, जौहर व्रत। जौहर व्रत क्या था, एक कुएं में आग लगा देते थे, जिसकी सेना, जिस भी
मतलब चित्तौड़गढ़ की सेना कोई सैनिक अगर शहीद होता है तो उसकी वाइफ क्या कर देती थी, उस कुएं में आग लगा देते थे और आग में कूद जाती थी। देखो यही था, मतलब सती प्रथा जैसे ही कह सकते हो, अपने पति के साथ ही अपनी जान दे देना। जोहर व्रत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है जोहर व्रत, इसको लिख लेना, पेपर में पूछा गया है पेपर में। तो अलाउद्दीन खिलजी, इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, एक तरह से पूरी दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य को पूरा बढ़ा दिया था पूरे भारत में। गुजरात इसने जीत लिया, राजस्थान इसने जीत लिया, यहाँ मदुरई तक ये चला गया। तो इस तरह से पूरे भारत को विजय करने वाला शासक कौन था दिल्ली सल्तनत में? अलाउद्दीन खिलजी। और इसने सबसे ज्यादा, एक और चीज देखना इसमें, मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण भी किसके समय में हुए हैं? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। दिल्ली सल्तनत में वह कौन सा शासक था जिसने सर्वाधिक 6 बार, कितनी बार आक्रमण हुआ है मंगोलों की तरफ से? 6 बार। 6 बार आक्रमण का सामना किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। और हर आक्रमण का इसने बहुत ही मतलब चालाकी से निकल गया हर आक्रमण से। तो देखा आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, कितना मतलब मशहूर शासक भी कह सकते हो इसको। और फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो गई थी? 1316 में। 1316 में एक शासक बैठे कुछ महीने के लिए दिल्ली के उस पर, लेकिन वो अयोग्य शासक था। उसके बाद आएगा मुबारक शाह खिलजी। कौन सा शासक आएगा इसमें? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी 1316 से लेकर 1320 तक एकदम निकम्मा शासक, सबसे निकम्मा शासक। कई बार तो मतलब कि राज दरबार में ये सुनने में आता है नग्न अवस्था में आ जाता था, कई बार लेडीज के कपड़े पहन के आ जाना, कभी कुछ मंदबुद्धि था, मतलब ये कुछ नहीं था। 1316 में ही। फिर उसके बाद एक अंतिम शासक आएगा खुसरो शाह। ये तो अप्रैल 1320 में बैठा था खुसरो शाह, 1320 में ही खत्म था। खुसरो शाह भी क्या था, एक मतलब धर्म परिवर्तन, हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम था एक ये। और इसने नारा दिया भाई इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। तो बाद में अपना 1320 में खिलजी वंश समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे तुगलक वंश, वेरी सबसे बड़ा वंश, एक तरह से दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा वर्षों तक शासक करने वाला वंश तुगलक वंश। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।